हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी का एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, गिना चुना 40 से 45 दिन बचा है। त्यौहार का भी टाइम है, तो त्यौहार तो हर साल आएंगे, बस एग्ज़ाम का टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, रिविजन भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। और आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26 देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आप इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग 2025-26 का केंद्रीय बजट को देख लेते हैं, ठीक है। कल आर्थिक सर्वेक्षण को देख लेंगे। क्या कह रहा है हमारा? 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किसने? निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 8वीं बजट, कैवा बजट 8वीं केंद्रीय बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह नरेंद्र मोदी सरकार का लगातार तीसरे कार्यकाल का सत्ता लौटने के बाद दूसरा बजट है, ठीक है। वित्त मंत्री ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया था। किस थीम के साथ? सबका विकास थीम के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बाद 2019 में निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई। यानी कि इससे पहले भी कोई बजट पेश किया था। इससे पहले कौन सी महिला बजट पेश की थी? तो इंदिरा गांधी बजट पेश की थी। सबसे पहले बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नहीं थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी। लेकिन पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? निर्मला सीतारमण, जिसके द्वारा बजट पेश किया गया था। और ये लगातार कितनी बार बजट पेश की? 8 बार। इस बजट के साथ सीतारमण जो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई है, जिन्होंने 1959 से 1969 के बीच लगातार 10वीं बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10वीं बार बजट पेश किया था, जबकि सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर चुकी है। तो कॉमन सी बात है, इसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई के नाम है। किसके नाम है? मोरारजी देसाई के नाम, ठीक है। निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने कब सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? 2020 में उनके द्वारा 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया गया था। कितने देर का? 2 घंटा 40 मिनट का। तो सबसे लंबा बजटीय भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? निर्मला सीतारमण के साथ, जिन्होंने 2020 में लगातार 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया था, ठीक है। सबसे छोटा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये वर्ष 1977 में हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने दी थी। किसने दी थी? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। कितने शब्दों का? मात्र 800 शब्दों का भाषण इन्होंने दिया था। कब? 1977 में। जबकि सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था 2 घंटा 40 मिनट का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ष 1999 के बाद तत्कालिक वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बजट प्रस्तुत करने का समय बदलकर 11 बजे कर दिया। कितने कर दिया? सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करने का समय कर दिया गया है। यानी कि 1999 से 11 बजे सुबह बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। 2017 में बजट प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर क्या कर दिया गया? 1 फरवरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 फरवरी कर दिया गया। यानी कि 2017 से पहले 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी को प्रत्येक साल बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और कितने बजे? 11 बजे। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजन, कितने इंजन? 4 इंजन। 4 इंजन में क्या क्या था? कृषि, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम एवं मध्यम उद्यम, ठीक है, यानी कि एमएसएमई, ठीक है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। 4 इंजन कौन कौन सा है? कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। ये 4 इंजन रेखांकित किया गया है। आइए देख लेते हैं पहला इंजन। पहला इंजन क्या है हमारा? पहला इंजन कृषि है। क्या है? पहला इंजन कृषि है। ये क्या कह रहा है? इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों, कितने? 100 जिलों को शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो कितने जिलों को शामिल किया गया है? 100 जिलों को शामिल किया गया है। वो कैसे जिले हैं? कम कृषि उत्पादकता वाला जिला, ठीक है। जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे? 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कमजोर रोजगार का समाधान, क्या है? कृषि में कम रोजगार, कमजोर नहीं, कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु क्षेत्रीय ग्रामीण
संपन्नता और अनुकूलन निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। सरकार ने तूर, उड़द और मसूर, तूर मतलब क्या होता है? अरहर दाल। कौन सा होता है? तूर मतलब अरहर दाल। ठीक है। उड़द, केलाई दाल को उड़द दाल बोला जाता है। ठीक है। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय, कितने वर्षीय? 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन दालों को रखा गया है इसके अंतर्गत? किन दालों को रखा गया है? तूर, उड़द और मसूर, यानी कि अरहर, उड़द और मसूर दालों को रखा गया। और कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों का अभियान चलाया गया। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए। किस लिए? आत्मनिर्भरता के लिए, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए शुभारंभ किया गया इस अभियान को। ठीक है। भारत ने वर्ष 1929 तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादकता वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान। देश में शीर्ष 3 दाल उत्पादकता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सेकेंड में महाराष्ट्र और तीसरा क्रम में राजस्थान। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड का बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पहले कितना लोन मिलता था? 3 लाख मिलता था। वर्तमान में कितना बढ़ा दिया गया है? तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को दी जाने वाली ऋणों की सीमा बढ़ाकर कितना से कितना कर दिया गया है? तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। ठीक है। उच्च उपज देने वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज के किस्मों को उपलब्धता सुनिश्चित कराना। किस प्रकार के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है? तो 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीज की किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। ठीक है। और क्या है? कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने के अतिरिक्त लंबे रेशे कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल की गई है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की पहल की गई है। ठीक है। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। कहाँ मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी क्यों स्थापना की जाएगी बिहार में मखाना बोर्ड का? इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। असम में यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? असम में किया जाएगा। ठीक है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्रा घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कितने क्षमता वाला? तो 12.7 मीट्रिक टन क्षमता वाला। ठीक है। कहाँ स्थापित किया जाएगा यूरिया संयंत्र? तो ये असम में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा इंजन क्या है? तो दूसरा इंजन एमएसएमई है। क्या है दूसरा इंजन? अभी हम लोग पढ़े थे ना, पहला इंजन कृषि, दूसरा इंजन एमएसएमई, तीसरा इंजन निर्यात, तीसरा इंजन आयात, चौथा इंजन निवेश और चौथा इंजन क्या था? तो निर्यात था। ठीक है। निवेश और निर्यात। ठीक है। तो आइए दूसरा इंजन को देखते हैं। दूसरा इंजन क्या करा है? संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म लघु उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण की सुविधा, वित्तीय समावेश और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है। नया सिस्टम क्या किया है अभी? आइए इसको देख लेते हैं। एमएसएमई निवेश और टर्नओवर की सीमा में भी परिवर्तन किया गया है। तो एमएसएमई के निवेश और टर्नओवर की सीमा में कैसे परिवर्तन किया गया है? सूक्ष्म लघु उद्यम जो पहले 1 लाख तक निवेश था, अब अगर 2.5 लाख निवेश वर्तमान में। ठीक है। और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? तो टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 50 करोड़ कर दिया गया है। लघु उद्यम के लिए पहले निवेश था 10 लाख। कितना था? 10 लाख। अब निवेश का सीमा बढ़ाकर 10 लाख से कितना कर दिया गया? लघु उद्यम के लिए 25 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 25 लाख। और टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो निवेश का सीमा
10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है, जबकि टर्नओवर का सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। किसके लिए? लघु उद्यम के लिए, ठीक है। मध्यम उद्यम के लिए क्या किया गया है? तो निवेश का सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर सीमा कितना कर दिया गया है? 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे ऋण तक पहुंच बढ़ सकेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। कितने का अतिरिक्त ऋण मिलेगा? 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा, ठीक है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ तक का आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया गया है। कितना कम किया गया है? 1% तक कम किया गया है, ठीक है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले वर्ष में 10 लाख के, ये क्या कहना चाह रहा है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड पेश किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले कितने लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, तो 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। और इसकी सीमा क्या कर दी गई है? इसकी सीमा 5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहाँ स्थापना की जाएगी? तो बिहार में स्थापना की जाएगी। कहाँ स्थापना की जाएगी? बिहार में। प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा? जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। बिहार को लेकर काफ़ी कुछ है इस बार बजट में। तीसरा इंजन क्या कर रहा है? तीसरा इंजन निवेश से संबंधित। हम लोग पहला इंजन देखे जो कृषि से संबंधित था, दूसरा इंजन एमएसएमई से संबंधित था और तीसरा इंजन निवेश से संबंधित है। कभी कभी एग्जाम में टारगेट भी पूछ लेता है, तो पहला तो पूछ लेगा 2025-26 में कितने इंजनों की बात की गई है? 4 इंजनों का। कौन कौन से इंजन है? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो आइए तीसरा इंजन हम लोग देखते हैं। तीसरा इंजन क्या कर रहा है? शहरी चुनौती निधि, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए क्या किया गया है? समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। कितने किए गए 2025-26 के वित्त वर्ष में? तो 10,000 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। और कितने का टारगेट रखा गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन कि कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 67,000 करोड़ कर दिया गया है, रुपए कर दिया गया है। तथा इस मिशन की अवधि बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2028 कर दिया गया। 2024 था पहले, 2024 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2028 कर दिया गया है। किसका? जल जीवन मिशन का। तो जल जीवन मिशन के लिए नया वर्ष कितना से कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? तो 2028 कर दिया गया है बढ़ाकर, ठीक है। जिससे ग्रामीण जल परियोजना के लिए अधिक वित्त पोषण के साथ सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित होगी, ठीक है। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ कोष, सरकार द्वारा इसमें 49% का योगदान दिया जाएगा। जहाज निर्माण, बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे के लिए क्या किया है? बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है, ठीक है। पीएम रिसर्च फेलोशिप क्या है? पीएम रिसर्च फेलोशिप IIT IISc में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप डे केयर फेलोशिप दिया जाएगा। यानी कि कोई विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए, मतलब उसके विशेष रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। फेलोशिप एक प्रकार का समझा जाता है, उसमें जैसे स्कॉलरशिप आप मान लीजिए ना, इसको बिल्कुल स्कॉलरशिप मान सकते हैं। किसके लिए दिया जाएगा? IIT और IIS में रिसर्च
अनुसंधान के लिए, अनुसंधान मतलब रिसर्च ही होता है, ठीक है, उन्नत अनुसंधान के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कितने? 10,000 फेलोशिप दिए जाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर, ठीक है, क्या हो रहा है? डे केयर सेंटर, डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें आगे 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। किसे? डे केयर कैंसर सेंटर को, ठीक है। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जिससे कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। किस लिए? इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे। किस प्रकार के पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे? डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इट मीन्स ऑनलाइन पुस्तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मोड में। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SMR। तो आपसे SMR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। SMR का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या होगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाएगा। और पहला SMR कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। SMR का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। उड़ान, आइए उड़ान को देख लेते हैं। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया गया है। कितने नए गंतव्यों को शामिल किया गया है? तो 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है कि अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना। क्या लक्ष्य है कि 10 वर्षों में कितने यात्रियों को सेवा प्रदान करना? 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना। और कितने नए गंतव्यों को शामिल किया गया है? तो 120 नए गंतव्यों। कितने? आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ान योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल किया गया है? तो 120 नए गंतव्यों को, ठीक है। कितने वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान किया जाएगा? लक्ष्य रखा गया तो 10 वर्षों में लक्ष्य रखा गया, ठीक है। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। चौथा इंजन क्या कर रहा है? चौथा इंजन हमारा निर्यात का है। क्या है? निर्यात का है। चौथा इंजन निर्यात का है। निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किन मंत्रालयों के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपसे 3-4 कूट में दे देगा और एक डिफरेंट रहेगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, चाहे कौन सा है। तो कौन कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल है? वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है। संयुक्त रूप से चलाएगा। किसको चलाएगा? तो निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है। भारत ट्रेड नेट, क्या है? भारत ट्रेड नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। किसका सुविधा प्रदान करेगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हेतु राष्ट्रीय ढांचा उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सकेगा। आइए 2025-26 बजट का सारांश देख लेते हैं कि इसका समरी क्या हुआ, ठीक है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहेगा? 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहेगा? तो 4.4% रहने का अनुमान है। कितना? 4.4% रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा का, ठीक है। उधारों के अलावे कुल प्राप्ति और कुल व्यय क्रमशः कितना है? तो 34.96 लाख करोड़ और 50.65 लाख करोड़ अनुमानित है। यानी कि उधार कितना अनुमानित है और प्राप्ति कितना, व्यय कितना अनुमानित है? तो प्राप्ति हुआ है 34.96 लाख करोड़, जबकि व्यय कितना होगा? तो 50.65 लाख करोड़ अनुमानित है, ठीक है। शुद्ध कर प्राप्ति कितनी है? तो शुद्ध कर प्राप्ति यहाँ 28.37 लाख करोड़ अनुमानित है। कितना? 28.37 लाख करोड़ अनुमानित है। सकल बाजार उधारी कितना है? तो सकल बाजार उधारी है
14.82 लाख करोड़ अनुमानित है। कितना है? 14.82 लाख करोड़ अनुमानित है सकल बाजार उधारी। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ जीडीपी का कितना 3.1% का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। कितने पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है? तो 2025-26 का 11.2 लाख करोड़। ठीक है, जो जीडीपी का कितना है 3.1% है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, राजस्व व्यय 34.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 37.0 लाख करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 34.9 से बढ़कर कितना हो गया? 37.0 लाख करोड़ हो गया है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए, एक मिनट, 12 लाख रुपए के 12 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत आय दे नहीं होगा। यानी कि जिसकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है उसको किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या है? टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और क्या है? यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा प्रति 1 लाख रुपए की औसत आय, ठीक है, 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा कितना है? तो वेतनभोगी करदाताओं के लिए सीमा है 12.7 लाख रुपए। यानी कि 12.7 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए? ये वेतनभोगी करदाताओं के लिए है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए कितना है? 12 लाख रुपए है। ठीक है, आइए इसे देख लेते हैं कि क्या क्या कर दर है अभी 2025-26 के अकॉर्डिंग। तो जिसका इनकम 4 लाख रुपए हो, 0 से 4 लाख रुपए हो, उसे 0% टैक्स देना होगा। कितना? 0% टैक्स देना होगा। जिसकी इनकम सालाना 4 लाख से 8 लाख रुपए हो उसे कितना परसेंट टैक्स देना होगा? 5%। जिसका इनकम सालाना 8 लाख से 12 लाख रुपए होगा उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10%। जिसका इनकम सालाना 12 से 16 लाख होगा उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15%। और जिसका 16 से 20 लाख सालाना इनकम हो उसे कितना वार्षिक टैक्स देना पड़ेगा? तो उसे 20% टैक्स देना पड़ेगा। जिसका 20 से 24 लाख हो उसे 25%, और जिसका 24 लाख से अधिक हो उसको 30% टैक्स देना होगा। तो आपके दिमाग में आया होगा कि अभी मैम बोल रही थी कि 12 लाख जिसका इनकम हो उसको 0% टैक्स देना होगा। तो जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए 12 लाख से 1 रुपये भी अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स आप पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप 12.5 लाख रुपए आपका इनकम हो गया, ठीक है, 12.5 लाख रुपए इनकम हो गया, तो 4 लाख तक में आपको 1% भी इनकम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बच्चा का 8.5 लाख, तो 8.5 लाख में क्या करना होगा आपको? 8 लाख तक में 5% का टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 8 लाख तक में 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और जो बचा उसमें कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर करके एड होके टैक्स लगता है। ठीक है, तो अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 12 लाख प्लस अगर कमा लिए, 10 रुपये 20 रुपये भी ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो आप इनकम के टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, और फिर इसी टैक्स के अकॉर्डिंग आप पर टैक्स लगेगा। जो कर दर निर्धारित किया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया जाएगा। कितने? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर पर कटौती की सीमा वर्तमान 50,000 रुपये से दुगनी कर 1 लाख रुपए हो गई है। कितनी कर दिया गया 2025-26 में? लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि 60 वर्ष प्लस वाले नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से दुगना यानी कि 1 लाख रुपए कर दिया गया। इट मीन्स क्या है कि मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति का एफडी किया गया यानी कि फिक्स डिपॉजिट किया गया है और उससे उसको ब्याज मिल रहा है। तो पहले 50,000 तक ब्याज मिलता था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा यानी कि 50,000 प्लस टैक्स मिलता था, तो 50,000 प्लस ब्याज मिलता था तो उस पर कर देना होता था। ठीक है, लेकिन उसकी सीमा अब 1 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया गया। यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर आपको ब्याज मिल रहा है, आप निवेश किए हुए हैं, कहीं पर पूंजी पैसा निवेश किए हैं या फिर एफडी करवाए हैं, तो उससे आपको 1 लाख रुपए ब्याज मिल रहा है तो आपको 0% टैक्स देने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन पहले इसकी सीमा 50,000 थी, इसी को बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, वो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, यानी कि 60 प्लस जिसकी उम्र हो चुकी है उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित स्टार्टअप को उपलब्ध लाभ की अनुमति देने के लिए निगमन की अवधि
5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है, ठीक है। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में निवेश करने की तिथि को 5 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 5 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। किसके लिए? सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में निवेश करने की तिथि को 5 साल बढ़ाकर और कितना कर दिया गया है? 31 मार्च 2030 तक, यानी कि पहले 31 मार्च 2025 तक ही होगा, तभी तो बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में भारतीय रेलवे के लिए बजटीय सहायता में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 25-26 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए रखा गया। कितना रखा गया है? 2.52 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। लिथियम आयन बैटरी ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फ़ोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान से छूट दी जाएगी। कितने सामान से छूट दी जाएगी? 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान से छूट दी जाएगी, ठीक है। किसके लिए? लिथियम आयन बैटरी और ईवी बैटरी निर्माण के लिए, ठीक है। तो बजट का सेशन यही समाप्त हो रहा है। कल हम आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण करवा देंगे और इतना बजट पढ़ लोगे ना आप लोग, तो आप लोगों से बजट का क्वेश्चन ना के बराबर छूटेगा। 95% बजट का क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये किस बुक से कराया जा रहा है आप लोगों को? तो ये उत्कर्ष के करेंट अफेयर से कराया जा रहा है। किससे? उत्कर्ष करेंट अफेयर से कराया जा रहा है, ठीक है। उत्कर्ष क्लास के करेंट अफेयर से कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।